हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायो साइंस मेकिंग साइंस सिंपल में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, और आफ्टर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हम देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट डालते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो चाहे मैं फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बोलूँ, चाहे फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बोलूँ, दोनों बात सिमिलर हैं। बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम्स में सेंटेंस डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है, बट वो आपसे यही चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Microorganisms grow everywhere, like in animal body, in nature और in lab condition. Microorganisms हर जगह मौजूद हैं, है ना। एनिमल की बॉडी में है, हमारे नेचर में है, और लैब कंडीशन में भी हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में, राइट। देयर ग्रोथ इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, pH, moisture content, available nutrients, gaseous and nutritional requirement, osmotic pressure etc. तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हो गया टेम्परेचर, pH, मॉइस्चर, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, गैस, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही सब क्या हो गए, यही सब फिजिकल फैक्टर्स हो गए या फिजिकल पैरामीटर्स हो गए जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को या तो सपोर्ट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं। तो हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। कौन कौन से पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं: ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर, पीएच, लाइट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड यूवी रेडिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, राइट। एरोबिक रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। एरोबिक वो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। वेयर एज एनएरोबिक, एनएरोबिक में क्या है, कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया कहता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि बाय द वे अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये बैक्टीरिया ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में फर्स्ट वी आर लुकिंग ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स ग्रो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्लिगेट एरोब्स कौन से बैक्टीरिया हैं जो केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे कल्चर मीडियम में। अगर ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे हम कल्चर मीडिया से तो उनकी डेथ हो जाएगी, कल्चर की डेथ हो जाएगी। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं इसमें, आपका माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज और स्यूडोमोनास की स्पीसीज चली आती हैं। अब एनारोबिक में देखते हैं। एनारोबिक में पहला क्या है, पहला है आपका ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है, बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेशन मतलब कि इट इज़ कंपल्सरी। ये कंपल्सरी होगा कि जो कल्चर मीडिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ना हो, बिकॉज इनके लिए ऑक्सीजन एज अ टॉक्सिक कंपाउंड है। अगर ऑक्सीजन मीडिया में प्रेजेंट होगा तो ये ऑब्लिगेट माइक्रोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या चले आते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज और मिथानोजेंस स्पीसीज, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। नेक्स्ट आपका चला आएगा सेकेंड एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट एनारोब्स में ग्रोज इक्वली वेल इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये बैक्टीरिया थोड़ा मस्त मौला टाइप के होते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता मीडिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये हर कंडीशन में बढ़िया से ग्रो करते हैं, राइट। दे आर एरो टॉलरेंट। इसमें एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और लैक्टोबैसिलस, राइट। नेक्स्ट आपका है थर्ड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। तो फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में क्या है, डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट ग्रोज फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन उन्हें रिक्वायर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट द बेसिक नीड, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कल्चर मीडिया में तो इनमें इनकी ग्रोथ रेट फास्टर हो जाती है, राइट। तो इसमें एग्जांपल्स में आपका चला आएगा, दैट इज ई कोलाई, सैक्रोमाइसिस, एंटेरोकोकस, सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस। तो स्पेशली फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में क्या चले आते हैं, जितने पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो मैक्सिमम आपके फैकल्टेटिव एनाएरोब वाली क्राइटेरिया में आते हैं, राइट। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, बट अगर ऑक्सीजन मिल गया है बाई चांस तो इनकी ग्रोथ रेट फास्टर हो जाएगी, राइट। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा कुछ और कैटेगरी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो मैटर करता है, ठीक है। इसमें आपका चला आता है फोर्थ माइक्रो एरोफिलिक। तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, जो कि ग्रोज अंडर रेड्यूस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 5 to 10%। तो आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बट अगर कल्चर मीडिया में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका 5 to 10% कर दिया जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया गया है ना, और इसी के साथ में CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए अप टू 8 to 10%। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जैसे कि कंपाइलोबैक्टर या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये जो CO2 का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होता है, तो इसको CO2 को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कैंडल जार, ठीक है। हम कैंडल जार के जरिए CO2 का कंसंट्रेशन कल्चर मीडिया में इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये माइक्रो एरोफिलिक हो गए या फिर ये कैप्नोफाइल्स हो गए, ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड आपका है कैपिनोफाइल्स। कैपिनोफाइल्स में क्या है, दे रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें भी कंसंट्रेशन CO2 का हाई होना चाहिए, ठीक है, 5 to 10% होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपका आएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निसीरिया गोनोरी। तो ये तो हो गया गैसियस रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, कि कितने सारे डिविजन्स हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग अब आगे बढ़ के। सपोज दैट ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, आप लोग अब फैमिलियर हो गए होंगे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वर्ड से, राइट। तो ये सपोज दैट न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हैं, ये सारे टेस्ट ट्यूब्स में हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ले रखे हैं, और इसके जो कैप्स हैं, ये कैप्स हैं सारे, ठीक है, इन कैप्स को हमने लूज़ कर दिया है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब कैप को लूज़ कर दिया तो इसमें ऑक्सीजन एंटर हो रही है, एयर एंटर हो रही है, राइट। और एयर एंटर हो रही है मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है इसमें, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि एट द टॉप ऑफ द लेयर अगर इस तरीके से ग्रोथ दिखाई देती है, एट द टॉप ऑफ द ब्रॉथ, ब्रॉथ के टॉप में अगर ग्रोथ दिखाई देती है कुछ इस तरह की, तो ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, ऑब्लिगेट एनाएरोब। क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि एट द टॉप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है, और एट द बॉटम ऑफ द ब्रॉथ, ब्रॉथ के बॉटम में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है। तो अगर टॉप में ग्रोथ है तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रेफर कर रहा है माइक्रोब। कैसा माइक्रोब होगा, ऑब्लिगेट एरोब होगा। उसी तरह अगर बॉटम में ग्रोथ शो हो रहा है, मतलब लो ऑक्सीजन है यहाँ पे बॉटम में, तो ये ऑब्लिगेट एनाएरोब माइक्रोब्स होंगे। नेक्स्ट है आपका फैकल्टेटिव एनाएरोब। फैकल्टेटिव एनाएरोब में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा, जैसे जैसे ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऊपर इंक्रीज होगी तो ऊपर आपको ग्रोथ अधिक दिखाई देगी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में नीचे के कंपैरिजन में, राइट। तो ये फैकल्टेटिव एनाएरोब हो जाएंगे। नेक्स्ट है एरो टॉलरेंट एनाएरोब। तो एरो टॉलरेंट में आपको पता था, मैंने बोला था मस्त मौला टाइप के हैं, इनमें CO2
या ऑक्सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ये अच्छे से ग्रो करेंगे तो इसमें आपको यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाई देगी। कैसी ग्रोथ दिखाई देगी? यूनिफॉर्म। टॉप में भी नॉर्मल ग्रोथ है, यूनिफॉर्म ग्रोथ है, और बॉटम में भी यूनिफॉर्म ग्रोथ है। नेक्स्ट आपका आ गया माइक्रो एरोफिलिक। तो माइक्रो एरोफिलिक में हमने क्या कहा था? इसमें हमने कहा था कि रेड्यूस्ड ऑक्सीजन, ठीक है, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। तो सपोज दैट इस पॉइंट पे ऑक्सीजन लेवल मीट अप हो गया है पर्टिकुलर माइक्रोब का, जो कि इसमें ग्रोथ दिखा रहा है। तो नॉट एट द टॉप, एकदम टॉप पे ग्रोथ नहीं आएगी, बट थोड़ा सा बॉटम में ग्रोथ आपको शो होगी। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो एरोफिलिक। तो इस तरीके से हम ब्रॉथ को अपनी नेकेड आई से देख करके किस तरीके से उसमें ग्रोथ पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ का, हम बता पाएंगे कि ये बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया है, राइट। ये किस तरीके के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को चाह रहा है, उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेल। नाउ मूविंग अहेड। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ख़त्म। सेकेंड, टेम्परेचर। The optimum temperature for most of the pathogenic bacteria is 37 degrees Celsius. The optimum temperature, however, is variable depending on their temperature range. Growth of bacteria is grouped as follows. तो यहाँ पे आपको समझना होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर का रेंज, जिस टेम्परेचर रेंज पे कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो रहा हो। अब ये अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो एक फैक्ट है कि जितने भी आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको पता है ये हमारा नियर अबाउट हमारा बॉडी टेम्परेचर भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्यों हमारे लिए हार्मफुल साबित होते हैं, राइट, बिकॉज दे कैन ग्रो एट आवर बॉडी टेम्परेचर। वही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है ग्रोथ का, राइट। सो नाउ मूविंग अहेड। पहला है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कोल्ड टॉलरेंट माइक्रोब्स भी कहते हैं, राइट। हम क्या कहते हैं इन्हें? हम इन्हें कोल्ड टॉलरेंट माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में भी ग्रो करते हैं। और इनका टेम्परेचर रेंज क्या है? 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो साइक्रोफाइल्स कब ग्रो करेंगे? 0 to 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा स्यूडोमोनास, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है आपका मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स वो बैक्टीरिया हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, एक मीडियम टेम्परेचर पे। रेंज क्या है इनका? रेंज इनका 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें मेजरली पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं इस ग्रुप में। एग्जाम्पल में आपका चला आता है ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट आपका आ गया थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स बोले तो हीट लविंग माइक्रोब्स, और इनमें ग्रोथ देख सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया 55 डिग्री सेल्सियस से लगा के 80 डिग्री सेल्सियस तक ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ये हाई टेम्परेचर में भी ग्रोथ अपनी दिखाते हैं, जैसे कि बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस या फिर थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस ये बैक्टीरिया आपका पीसीआर में भी यूज होता है। जब पीसीआर बताऊंगा कभी, तो उसमें थर्मस एक्वाटिकस इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम मिलता है हमें, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उस एंजाइम का हम यूज़ करते हैं पीसीआर रिएक्शन में टू एम्पलीफाई द डीएनए की कॉपीज़ बनाने में, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर थर्मोफाइल्स। दे कैन ग्रो एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये थर्मोफाइल्स था और ये हाइपर थर्मोफाइल्स है, ठीक है। तो वेरी हाई टेम्परेचर रेंज ऑफ दैट इज 80 to 113। तो ये 80 से 113 डिग्री सेल्सियस रेंज तक क्या चले आएंगे? हाइपर थर्मोफाइल्स चले आएंगे। एग्जाम्पल में आ गया आपका मिथाइनोकोकस, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, दैट इज पीएच। पीएच को हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे आप यहाँ राइट हैंड साइड में फिगर देख रहे हैं, पीएच वैल्यू है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट,
सपोज किसी सॉल्यूशन ए में मैंने बोला कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू OH माइनस आयन्स के, राइट। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर मैंने आपको सॉल्यूशन बी दिया और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से, तो कैसा सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा, राइट। तो ये बात आपको पहले समझ लेनी है पीएच के रिगार्डिंग। तो अब हम देखते हैं आगे। मोस्ट वायरुलेंट बैक्टीरिया फेवर न्यूट्रल पीएच फॉर ग्रोथ। तो जितने भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं वो नियर अबाउट पीएच मतलब 7 पीएच को फेवर करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला है आपका एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि आपके 0.5 से लगा के 5 पीएच तक ग्रो करते हैं, राइट। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा थायोबैसिलस और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके अलावा एक और स्टडी है जिसमें बताया गया है कि फंगस आर मोर एसिड टॉलरेंट देन बैक्टीरिया। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो फंगस होते हैं उनमें ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखी गई है कंपेयर टू बैक्टीरिया के, राइट। इसके अलावा न्यूट्रोफिलिक मीन्स अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल पीएच। तो ये एक रेंज है 6.5 पीएच टू 7.5 पीएच। इस पीएच को जो बैक्टीरिया फेवर करते हैं ग्रोथ के लिए दे आर न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया। इसमें भी मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप। नेक्स्ट है एल्कलीफिलिक। दे कैन ग्रो एट हाई पीएच रेंज ऑफ 8 to 12। एल्कलीफिलिक में कौन से बैक्टीरिया चले आएंगे जो कि पीएच 8 से लगा के पीएच 12 तक। मतलब एल्कलीफिलिक किसको फेवर करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एसिडोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन में भी सर्वाइव करेंगे, राइट है। एग्जाम्पल आ गया एल्कलीफिलिक में आपका विब्रियो कॉलरी और एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइट फैक्टर में दो चला आता है, फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ्स। तो फोटोट्रॉफ्स में क्या है, वो बैक्टीरिया जिनको एनर्जी सनलाइट से मिलती है, राइट। बैक्टीरिया विच डिराइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, उनको हम फोटोट्रॉफ बोलेंगे। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको एनर्जी केमिकल सोर्स से मिलती है, उनको हम कीमोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो ये तो हो गया लाइट के केस में। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से रेगुलेट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और हम बोल रहे हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो हम कब किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। तो इसमें समझना होगा आपको कि जब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, राइट। अगर आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन हायर नोट पे है, तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन जनरेट हो गई है, या कह सकते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है। तो वी कैन से दैट कि सोल्यूट कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जितना ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन आपको ये समझना होगा कि सपोज दैट अगर हम वाटर में अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो शुगर या सॉल्ट यहाँ पे क्या है, शुगर या सॉल्ट यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं माइक्रोब्स दैट सर्वाइव इन लो वाटर एक्टिविटी। तो बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि लो वाटर एक्टिविटी में सर्वाइव करते हैं। तो इसका हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि अगर सोल्यूट ज़्यादा है, अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर एक्टिविटी कहीं ना कहीं लो होगी ना, लो वाटर होगा, राइट। या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है।
तो वही चीज़ है दैट माइक्रोब्स दैट सर्वाइव इन लो वाटर एक्टिविटी। इसमें दो तरह के माइक्रोब्स चले आते हैं, ऑस्मोटॉलरेंट और हेलोफाइल्स। ऑस्मोटॉलरेंट्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कि सोल्यूट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। एग्जांपल में आपका चला आएगा एरोमोनास स्पीसीज और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। दूसरा है हेलोफाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट इन्वायरमेंट्स विद हाई सेलिनिटी। तो हेलोफाइल्स में वो माइक्रोब्स चले आएंगे जो कि हाइयर सॉल्ट कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होगा, फिर भी ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर तक की स्टोरी समाप्त हुई। अब हम बढ़ते हैं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय यूवी रेज। तो यूवी रेज से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है माइक्रोब्स के ग्रोथ को। इवन इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन से म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन माने अ सडन चेंज। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक सडन चेंज है इन द डीएनए, सडन चेंज इन अ डीएनए। तो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई बेस ऐड हो जाएगा या कोई बेस डिलीट हो जाएगा। तो जो प्रोटीन बननी चाहिए थी नेचुरली वाइल्ड स्टेज में, वो प्रोटीन ना बनने के बजाय कोई दूसरी प्रोटीन बनेगी वहाँ। ठीक है, तो इसी को म्यूटेशन कह दिया जाता है। तो यूवी रेडिएशन से क्या होता है कि बैक्टीरिया में म्यूटेशन कॉज हो सकता है, और बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर अगर काफ़ी देर तक हो जाए तो हम इसको एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट भी मानते हैं। ठीक है, हम लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट पढ़ेंगे यूनिट 4 में डिटेल में, तो आप देखोगे कि हम किस तरीके से जो हमारी आइसोलेशन की टेक्निक्स हैं, माइक्रोब्स को आइसोलेट करने की टेक्निक्स हैं, वो हम इसी इक्विपमेंट में करते हैं। ये आपका लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट है। ठीक है, इस इक्विपमेंट में हम यूवी लाइट का यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग द वर्किंग टेबल। ठीक है, ये आपका वर्किंग एरिया है, जो मैं कलर कर रहा हूँ ये आपका वर्किंग एरिया है। तो इसमें हम काम करने से पहले इस चैम्बर में हम यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, आधे घंटे के लिए लमसम, ताकि इससे क्या होता है कि जो आपका सरफेस है यहाँ पे क्लीन हो जाता है, स्टेरलाइज हो जाता है, किसी भी तरीके के इस पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं रह जाती है। तो यूवी रेडिएशन से भी बैक्टीरियल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। इट कैन किल बैक्टीरिया एंड इट कैन ऑल्सो म्यूटेट, और इट कैन कॉज म्यूटेशन टू सर्टेन एक्सटेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसी के साथ में फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ ख़त्म होता है। और अगर आपने इस वीडियो सेशन को एंजॉय किया हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं हमेशा रेडी हूँ आपके डाउट्स को लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।